हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आप लोगों के लिए कॉन्ट्रैक्ट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ। कॉन्ट्रैक्ट का जो टॉपिक है उसका नाम है लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। मुझे बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि मैम आप कॉन्ट्रैक्ट का कोई एक टॉपिक अपलोड करिए, तो आज मैं उन्हीं स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट पर ये एक टॉपिक आप लोगों को कवर करवाने जा रही हूँ। और आज के टॉपिक से आई एम वेरी श्योर आप लोगों का एक टॉपिक तो कवर हो ही जाएगा। सो लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं बिना रुके हुए। लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है? लीगैलिटी यानी कि लीगल, ऑब्जेक्ट मतलब कि पर्पस। देखो, कॉन्ट्रैक्ट में ये जो टॉपिक है इसकी जो रेलेवेंस है वो क्या है, हमें ये पता होना चाहिए कि कॉन्ट्रैक्ट किन चीज़ों पर बन सकता है। ये तो पता है हमें कि कॉन्ट्रैक्ट हमेशा लीगल चीज़ों पर बनता है, इलीगल या अनलॉफुल चीज़ों पर कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं क्रिएट होते हैं। सो यहाँ पर लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट की बात की जा रही है। देखो, ऐसे बहुत सारे मैटर या बहुत सारे पर्पसेस हैं जिन पर कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो सकते हैं और जो लीगल भी हैं। तो लीगल ऑब्जेक्ट को कवर करना या काउंट करना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए लॉ मेकर ने ये सोचा कि मैं एक लिस्ट ऐसी है जहां पर ऑब्जेक्ट अनलॉफुल हैं, अगर मैं वो रीडर को बता दूं तो रीडर ये अंडरस्टूड कर जाएगा कि मुझे किन चीजों पर कॉन्ट्रैक्ट नहीं क्रिएट हो सकते हैं। बात समझ आ रही है? क्रिएट होने वाले तो बहुत सारे हैं, लेकिन कहाँ क्रिएट नहीं हो सकते ये एक लिस्ट छोटी सी है। 5 से 6 ऐसे टर्म्स हैं जो हम पढ़ लेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि इन चीजों पर कभी कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट नहीं हो सकते। तो बिना देरी किए हुए हमें ये जानना है कि वो ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं या ऐसे कौन से एरियाज हैं जो लॉ मेकर ने हमें बताने की कोशिश की है कि यहाँ पर कोई कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट नहीं हो सकता। इसका पर्पस अनलॉफुल है, इसका पर्पस इलीगल है, अनलॉफुल है, विच इज नॉट लॉफुल। सो यहाँ पर हम वो केसेस पढ़ने जा रहे हैं, तो आप मेरे साथ नोट करेंगे। केसेस वेयर कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट आर अनलॉफुल। क्लियर है? केसेस वेयर कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट आर अनलॉफुल, ऐसे केसेस जहां पर कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट अनलॉफुल है। अब सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो कंसिडरेशन है, कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है। कंसिडरेशन टर्म का मतलब मैं आप लोगों को बताने जा रही हूं। कंसिडरेशन का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न, समथिंग इन रिटर्न या फिर एक्सचेंज, समथिंग इन रिटर्न या फिर एक्सचेंज। कंसिडरेशन का मतलब है समथिंग इन रिटर्न या एक्सचेंज। कैसे? मैंने आपको गुड्स दिया, आपने बदले में मुझे पेमेंट दिया, तो यहां पर क्या हुआ? कुछ एक्सचेंज हुआ या फिर कुछ वापसी में आया, तो इसको हम क्या नाम दे देंगे? कंसिडरेशन। क्लियर है? समथिंग इन रिटर्न और एक्सचेंज इज नोन एज कंसिडरेशन। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यानी कि पर्पस या फिर मोटिव। पर्पस, आप इसको पर्पस लिख सकते हैं या फिर मोटिव लिख सकते हैं। ऐसे कौन से केसेस हैं, ऐसे कौन से केसेस हैं, इस लाइन का मतलब क्या है? ऐसे कौन से केसेस हैं जहां पर कंसिडरेशन या फिर ऑब्जेक्ट अनलॉफुल होगा। अनलॉफुल की, रिमाइंड माय वर्ड्स, अनलॉफुल की जो लिस्ट है वो छोटी है। दैट इज वाई लॉ मेकर ने हमें ये बताने की कोशिश की है कि ऐसे कौन से ऑब्जेक्ट हैं जो अनलॉफुल होते हैं। अगर हमें अनलॉफुल पता लग जाएगा तो हम ध्यान रखेंगे कि भाई इस पे कभी कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट नहीं हो सकता, इसके अलावा जो भी है उस पे कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो सकते हैं। बात समझ आ रही है? सो हम वो छोटी सी लिस्ट पढ़ने जा रहे हैं। मेरे साथ आप पॉइंट कुछ बनाएंगे, कुछ पॉइंट बनाएंगे, या फिर आप मेरे साथ इस तरीके से एक चार्ट बनाने की कोशिश करेंगे। एक चार्ट बनाने की आप कोशिश करेंगे। फर्स्ट जो पॉइंट है, फर्स्ट केस कौन सा है? फर्स्ट केस है इफ इट इज फॉरबिडन, इफ इट इज फॉरबिडन बाय लॉ। ये लो जी, पहला जो केस है वो क्या है? फॉरबिडन मतलब एकदम मना कर रखा है। फॉरबिडन यानी कि
बिल्कुल मना कर रखा है कि ये काम तो आप कर ही नहीं सकते हो। अगर किसी भी लॉ ने कोई भी काम मना कर रखा है तो उसको हम कहेंगे इट इज फॉरबिडन बाय लॉ, इट इज फॉरबिडन बाय लॉ। फॉर एग्जाम्पल, स्मगलिंग ऑफ गुड्स इज फॉरबिडन बाय लॉ। अगर स्मगलिंग ऑफ गुड्स है तो वो फॉरबिडन बाय लॉ है। अगर कोई इस तरीके का काम कर रहा है तो वो काम ऑब्वियसली फॉरबिडन बाय लॉ है, तो वो अनलॉफुल ऑब्जेक्ट का वर्क माना जाएगा। सो यहां पर आप इसका जो एग्जाम्पल है वो आप लिख सकते हैं स्मगलिंग ऑफ गुड्स, स्मगलिंग ऑफ गुड्स। एग्जाम्पल, स्मगलिंग ऑफ गुड्स, स्मगलिंग ऑफ गुड्स। ठीक है जी, ये मैंने एक एग्जाम्पल आपको दिया है, ऐसे और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। स्मगलिंग ऑफ गुड्स मैंने आपको इसका एग्जाम्पल दे दिया है। नाउ नेक्स्ट हमारा जो केस है वो है इफ इट डिफीट द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ। डिफीट यानी कि ब्रेक करना। इफ इट डिफीट द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ, प्रोविजन या पर्पस कह सकते हैं हम। ठीक है, सो सेकंड हमारा है इफ इट डिफीट द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ, इफ इट डिफीट द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ। देखिए यहां पर क्या बताया गया, यहां बताया गया कि भाई कोई भी ऐसा काम जो किया जाए तो लॉ के प्रोविजन को तोड़ देगा, वो लॉ के पर्पस को तोड़ देगा, लॉ के पर्पस को ब्रेक कर देगा। बात समझ आ रही है? लॉ के पर्पस को ब्रेक कर देगा। सो यहां पर इफ इट डिफीट द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ के अंदर में एक वर्क है, अगर उसको परमिट कर दिया जाए तो वो लॉ के प्रोविजन को डिफीट कर सकता है, उसको ब्रेक कर सकता है, इसीलिए उसको परमिट नहीं किया गया। ठीक है जी, क्लियर है? नेक्स्ट हमारा है इफ इट इज फ्रॉड्यूलेंट, इफ इट इज फ्रॉड्यूलेंट, अगर कोई भी ऐसा काम जो फ्रॉड करने के पर्पस से किया जा रहा है तो उसका जो पर्पस है वो अनलॉफुल मान लिया जाएगा। बात समझ आ रही है? उसका जो पर्पस है वो अनलॉफुल मान लिया जाएगा इफ इट इज फ्रॉड्यूलेंट। फ्रॉड्यूलेंट में हम क्या चीजें कवर कर सकते हैं? देखिए एग्जाम्पल देखिए, ए ने बी के साथ मिलकर के काम करने का सोचा। उसने बोला ए, बी और सी ने, हम सी को भी मिला लेते हैं इसी में, ए, बी और सी तीन लोग हैं, तीनों ने आज इनको बदमाशी करने की सूझी और इन लोगों ने बोला कि चलो आज हम एक काम करते हैं, आज हम घर से सोच करके निकलते हैं कि आज हम पक्का किसी ना किसी के साथ चीटिंग करेंगे। तो जब भी किसी को चीट करने के पर्पस से या चीट करने के मोटिव से कोई काम किया जा रहा है तो वो फ्रॉड्यूलेंट इन मैनर का होता है, और वो फ्रॉड्यूलेंट मैनर का होता है तो ऑब्वियसली उसका जो पर्पस है या ऑब्जेक्ट है वो अनलॉफुल मान लिया जाएगा, और अनलॉफुल चीजों पर कभी कोई कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्ट नहीं होता है। सो यहाँ पर आप लिख सकते हैं चीटिंग का एग्जाम्पल। ठीक है जी, डन है? ए, बी और सी ने मिलकर के आज चीट करने का सोचा किसी को भी, तो उस केस में इनका जो पर्पस है, इनका जो ऑब्जेक्ट है चीट करने का, वो क्या मान लिया जाएगा? अनलॉफुल मान लिया जाएगा, अनलॉफुल मान लिया जाएगा। उसका जो ऑब्जेक्ट है वो अनलॉफुल है, हेंस वो वॉइड यानी कि इनवैलिड माना जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट है इफ इट इन्वॉल्व injury to the
पर्सन और प्रॉपर्टी ऑफ अनदर देखिए क्या पॉइंट है ये, इफ इट इन्वॉल्व मतलब कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो इन्वॉल्व करता है इंजरी टू द पर्सन। अब यहां पर एक नया टर्म है इंजरी। आज तक तो आप में से बहुत सारे लोगों ने इंजरी जो टर्म है वो सुना होगा, किसी को चोट लग गई, लेकिन लॉ में इसका जो मतलब है वो है डैमेज। क्या मतलब है? डैमेज, राइट। सो इंजरी का जो मतलब है वो आप लिख सकते हैं लॉ के पर्पस से, इसका मतलब क्या है? डैमेज और हार्म। ठीक है जी। सो अगर कोई ऐसा काम किया गया जिससे कि किसी पर्सन को डैमेज हुआ, नुकसान हुआ, और उसकी प्रॉपर्टी को, किसी भी पर्सन की प्रॉपर्टी को नुकसान हुआ, रिमाइंड माय वर्ड्स, प्रॉपर्टी कुड बी मूवेबल और इमूवेबल। प्रॉपर्टी जो है, प्रॉपर्टी कुड बी मूवेबल और इमूवेबल। प्रॉपर्टी मूवेबल और इमूवेबल दोनों में से कोई भी हो सकती है। मूवेबल एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसको हम एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, और इमूवेबल ऐसी प्रॉपर्टी जिसको हम मूव नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल लैंड, बिल्डिंग। मूवेबल प्रॉपर्टी, किसी भी प्रॉपर्टी को जब हम एक जगह से दूसरी जगह ले जाएं तो वो मूवेबल कहलाई जाती है। जैसे कि ज्वेलरी है, कार है, तो ये मूवेबल गुड्स के अंदर में आएगी, मूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर आएगी। तो दोबारा पढ़ते हैं इस पॉइंट को। इफ इट इन्वॉल्व इंजरी टू द पर्सन और प्रॉपर्टी ऑफ अनदर। अगर कोई ऐसा काम किया जा रहा है जिससे कि इंजरी हो रही है, डैमेज हो रहा है किसी पर्सन का, या किसी पर्सन की प्रॉपर्टी का डैमेज हो रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे? उसका जो ऑब्जेक्ट होगा वो अनलॉफुल मान लिया जाएगा। अब यहाँ पर हम एग्जाम्पल ले सकते हैं कि किसी पर्सन की प्रॉपर्टी को जाकर के आपने तोड़ना स्टार्ट कर दिया। उसके घर में आप चले गए, घुस गए हैं, और वहां पर आपने उसकी प्रॉपर्टी को जाकर के तोड़ना स्टार्ट कर दिया, तोड़फोड़ करना शुरू कर दिया वहां पर। तो ये आप क्या कर रहे हैं? आप उसकी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, डैमेज कर रहे हैं उसका। तो इस केस में जो ऑब्जेक्ट है वो अनलॉफुल मान लिया जाएगा। बात समझ आ रही है? या किसी पर्सन को आप डिफेम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहां पर एग्जाम्पल जो हैं वो क्या आ जाएंगे? एग्जाम्पल डिफेम, और साथ ही साथ में आप लिख सकते हैं ब्रेक द हाउस। ये दो आप एग्जाम्पल कवर कर सकते हैं इसमें। ठीक है जी, ब्रेक द हाउस। तो ये हमारा था फोर्थ पॉइंट। नाउ फिफ्थ पॉइंट हमारा कौन सा हो सकता है? फिफ्थ पॉइंट है इफ इट इज इमोरल। अगर कोई भी ऐसा काम है जो इमोरल है, इफ इट इज इमोरल, इफ इट इज इमोरल, कोई ऐसा वर्क जो इमोरल है, जो मोरल प्लेस पे सही नहीं बैठ रहा है, सही नहीं लग रहा है, मोरालिटी की प्लेस पर ठीक नहीं लग रहा है वो, तो उसको हम इमोरल एक्ट कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल सेक्सुअल इमोरलिटी। तो आप यहां सेक्सुअल इमोरलिटी का एग्जाम्पल कवर कर सकते हैं। सेक्सुअल इमोरलिटी, सेक्सुअल इमोरलिटी जो है वो एक इमोरल एक्ट माना जाता है, राइट। सेक्सुअल इमोरलिटी इमोरल एक्ट माना जाता है, और इसीलिए उसका जो ऑब्जेक्ट है वो अनलॉफुल मान लिया जाता है। ठीक है जी, और इस पे कभी कोई कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट नहीं हो सकता। ये हमारे पास 5 पॉइंट्स कवर हो गए हैं। अब एक लास्ट पॉइंट जो है वो मैं आप लोगों को कवर करवाने जा रही हूं, वो मैं आपको कवर करवाने जा रही हूं। लास्ट हमारा पॉइंट है इफ कोर्ट रिगार्ड्स इट एज अपोज्ड टू पब्लिक पॉलिसी। अगर कोर्ट ने किसी चीज को पब्लिक पॉलिसी के अपोज्ड बोल दिया है तो वो इमोरल, वो अनलॉफुल ऑब्जेक्ट का वर्क मान लिया जाएगा। ठीक है जी। इफ कोर्ट रिगार्ड, आप लिख लीजिए मेरे साथ, 6th पॉइंट है। इफ कोर्ट
regards it as opposed public policy, opposed public policy। पब्लिक पॉलिसी, ठीक है जी। अगर कोर्ट ने किसी भी काम को पब्लिक पॉलिसी के अपोज्ड बता दिया है, पब्लिक पॉलिसी के अपोज्ड बता दिया है, तो यहां पर पब्लिक पॉलिसी के अपोज्ड कोई भी वर्क हो सकता है। ऐसा कोई भी काम जो पब्लिक वेलफेयर में ना हो और पब्लिक के बेटरमेंट के लिए ना हो, क्योंकि जितने भी लॉ बने हैं हमारे, वो सभी लॉ पब्लिक के बेटरमेंट के लिए बने हैं, पब्लिक के फायदे में बने हैं, पब्लिक के वेलफेयर के लिए बने हैं। तो अगर कोई भी ऐसा काम है जो कि पब्लिक के वेलफेयर में नहीं है और पब्लिक को एट लार्ज नुकसान पहुंचा सकता है या पब्लिक को एट लार्ज अफेक्ट कर सकता है इन बैड वे, तो उसको हम अपोज्ड टू पब्लिक पॉलिसी कहेंगे। और अगर कोर्ट ने कोई भी ऐसा काम पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट बोल दिया है तो उसका जो ऑब्जेक्ट होगा वो अनलॉफुल मान लिया जाएगा और इन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर में कभी भी कोई कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट नहीं हो सकते हैं। तो ये 6 पॉइंट्स थे। एक बार फटाफट से हम लोग रिमाइंड करते हैं हमने क्या क्या पढ़ा आज की क्लास में। फर्स्ट हमारा जो था वो था फॉरबिडन बाय लॉ, जिसमें स्मगलिंग ऑफ गुड्स का हमने एग्जाम्पल लिया था। सेकेंड है इफ इट डिफीट द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ, इफ इट डिफीट द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ। फॉर एग्जाम्पल अगर हम सेकेंड मैरिज किसी की करवा दें, सेकेंड मैरिज किसी की करवा दें, सेकेंड मैरिज के लिए परमिट कर दें, तो यहां पर बताइए हमारा जो हिंदू मैरिज लॉ है उसका पर्पस या प्रोविजन डिफीट हो जाएगा, ठीक है जी। सो यहां पर आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं सेकेंड मैरिज वाला, डन है, इट डिफीट द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ। थर्ड है इफ इट इज फ्रॉड्यूलेंट, अगर फ्रॉड के पर्पजेस से कोई काम किया जा रहा है तो उसका जो ऑब्जेक्ट है वो अनलॉफुल मान लिया जाएगा। थर्ड है अगर कोई भी ऐसा काम जो इंजरी करे किसी पर्सन को, यानी कि डैमेज करे किसी पर्सन का, नुकसान करे या फिर उसकी प्रॉपर्टी को नुकसान दे, तो उसका जो पर्पस है वो अनलॉफुल मान लिया जाएगा उस वर्क का। फिफ्थ है इफ इट इज इमोरल, कोई भी ऐसा एक्ट जो इमोरल है उसका ऑब्जेक्ट अनलॉफुल होता है और उस पर कभी कोई कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट नहीं हो सकता। और जो हमारा जो 6th पॉइंट है वो मैंने अलग से यहाँ पर लिखा क्योंकि मेरे पास स्पेस कम पड़ रहा था। इफ कोर्ट रिगार्ड्स इट एज अपोज्ड पब्लिक पॉलिसी, पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट अगर कोई भी वर्क किया जा रहा है तो उसको हम इलीगल या अनलॉफुल ऑब्जेक्ट का कहेंगे, अनलॉफुल ऑब्जेक्ट का कहेंगे और उस पर कभी भी कोई कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट नहीं किया जा सकता है। सो अपोज्ड टू पब्लिक पॉलिसी आप ध्यान रखिएगा। अगर कोर्ट ने किसी भी वर्क को या किसी भी ऑब्जेक्ट को अपोज्ड पब्लिक पॉलिसी बता दिया है तो उस पर हम कभी कोई कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट नहीं कर सकते हैं। सो ये हमारे पॉइंट्स थे सभी। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर। अगर आपको आज की क्लास पसंद आई हो तो आप लेक्चर को लाइक और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आप ही की तरह बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के ये लेक्चर काम आ सकता है। सो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपको क्या कवर करवाऊं, तो मैं कोशिश करूंगी जल्द से जल्द उस पर वीडियो बना करके अपलोड करूं अपने चैनल पर। और हाँ, मेरे चैनल को लॉ क्लासेस बाय भावना तंवर को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।